आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जैन आज कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नागरिक शास्त्र विषय के खंड का के समकालीन विश्व राजनीति के दूसरे अध्याय दो ध्रुवता का अंत पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय बच्चों, आपने प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर पढ़ा होगा, जिसमें आपने दो महाशक्तियों सोवियत संघ एवं अमेरिका के उदय के विषय में पढ़ा था। प्रिय बच्चों, आज हम इस अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उसके आशय क्या थे, कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के उपरांत क्या हुआ और अब उन देशों के साथ हमारे भारत के कैसे संबंध हैं। प्रिय बच्चों, इस प्रथम यूनिट के दोनों अध्यायों के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग 14 अंक निर्धारित हैं और इस अध्याय से संबंधित समस्त कुछ प्रश्नों को आपको गृह कार्य के रूप में अध्याय समाप्ति पर दिया जाएगा। प्रिय बच्चों, मैंने इस अध्याय को संपूर्ण भाग में 11 बिंदुओं में व्यक्त किया है। प्रथम, द्विध्रुवता। दूसरा पॉइंट, सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताएं। तीसरा, सोवियत प्रणाली के दोष। चौथा, गोर्बाचोव एवं उनकी सुधार प्रणालियाँ। पांचवा, गोर्बाचोव की सुधार प्रणालियों का विरोध एवं सोवियत संघ का विघटन। छठवां पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के कारण एवं उनके क्या परिणाम। सातवां बिंदु, रूस का उदय एवं सोवियत संघ के प्रमुख नेता। आठवां बिंदु, शॉक थेरेपी एवं शॉक थेरेपी के परिणाम। नवां बिंदु, संघर्ष और तनाव। 10वां बिंदु, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। और 11वां बिंदु, भारत और सोवियत संघ। हम प्रथम बिंदु की बात करते हैं, द्विध्रुवता। द्विध्रुवता का तात्पर्य विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का अस्तित्व में होना। द्विध्रुवता के चरण में पूर्वी जर्मनी थी, वो सोवियत संघ के वार्सा गुट में, और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाटो गुट में शामिल हुई थी। बर्लिन की अब दीवार गिरी तो बर्लिन की दीवार गिरने से वो पुनः दोनों एक हो गए। द्विध्रुवता विश्व के पतन का कारण सोवियत संघ का विघटन एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन था। दूसरे बिंदु की बात करते हैं, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। इसको वर्ष 1917, जिसे रूस की समाजवादी क्रांति के रूप में जानते हैं, के बाद अपनाया गया और वर्ष 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई और वर्ष 1917 की क्रांति के प्रणेता के रूप में व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें राज्य एवं पार्टी को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 2, इस प्रणाली में एकमात्र कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी का अस्तित्व था। नंबर 3, इस प्रणाली में जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतः योजनाबद्ध थी और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। चौथी बात करते हैं, तो दूसरी दुनिया के देश समाजवादी को कहते हैं, उसके समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। नंबर 5 बात करते हैं, इस प्रणाली में एक प्रमुख विशेषता थी उनकी उन्नत संचार एवं संचार और परिवहन प्रणाली का सुव्यवस्थित होना था। जो सोवियत संघ के पास थे वो अति उन्नत संचार था, अति उन्नत परिवहन प्रणाली थी। नंबर 6 बात करते हैं, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। यहाँ खनिज तेल, लौह इस्पात के अपार भंडार थे। नंबर 7 बात करते हैं, सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वो अत्यधिक विकसित था। नंबर 8 बात करते हैं, सोवियत संघ के सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। नंबर 10, सोवियत संघ में सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। ये मुख्य विशेषताएं हैं सोवियत प्रणाली की। करते हैं सोवियत प्रणाली के दोष। सोवियत प्रणाली के अपने दोष और कमियां भी थी, जिन्हें निम्न तथ्यों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, उपभोक्ताओं को पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न स्तर की वस्तुएं मिल रही थी। वो अधिक रुपए खर्च कर रहे थे, अधिक पैसे खर्च कर रहे थे, पर उनको वस्तुओं का स्तर निम्न स्तर का मिल रहा था।
नंबर 2, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का व्यापक प्रभाव था, जिसके कारण यह इसकी प्रवृत्ति समाजवादी से सत्तावादी हो गई। नंबर 3, बात करते हैं कि नौकरशाही का यह बढ़ता हस्तक्षेप से नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। नंबर 4, बात करते हैं कि सोवियत संघ में केवल एक दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। नंबर 5, सोवियत संघ में शामिल 15 गणराज्यों में रूस का अत्यंत व्यापक प्रभाव था। वो ऐसे में अन्य क्षेत्रों की जनता स्वयं को दमित एवं उपेक्षित अनुभव करती थी। अंतिम बात करते हैं कि सोवियत संघ प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई थी। ये सभी दोष सोवियत प्रणाली के। अब बात करते हैं चौथे बिंदु की, गोर्बाचेव एवं उनकी सुधार प्रणाली। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव तत्कालीन विश्व में हो रहे परिवर्तनों से आकर्षित होकर सोवियत संघ में भी अपेक्षित सुधार के पक्षधर थे। गोर्बाचेव की 3 सुधार प्रणालियां मुख्यतः थी: ग्लासनोद अथवा खुलापन, पेरेस्ट्रोइका अथवा पुनर्रचना और तीसरी राजनीतिक सुधार। 3 प्रणालियों पर अब चर्चा करते हैं। पहली बात करते हैं ग्लासनोद अथवा खुलापन। गोर्बाचेव ने वर्ष 1985 में सोवियत प्रणाली की सुधार की दिशा में सोवियत संघ की वास्तविकता के बारे में ज्ञान का प्रसार अर्थात ग्लासनोद की प्रणाली अपनाई। इन सुधारों के द्वारा गोर्बाचेव ने एक नए नागरिक समाज की अभिव्यक्त अस्तित्व की स्वीकृति दी। दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या प्रणाली थी? पेरेस्ट्रोइका अथवा पुनर्रचना। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की अपेक्षा सहमति के द्वारा किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा किसी भी चीज़ को आप दबाव की तुलना में सहमति से कराएं तो वो कार्य अच्छे से होगा। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उस्क्योनी नामक प्रणाली इसका दबाव की जगह सहमति से कार्य करने के लिए लागू की। तीसरी बात करते हैं राजनीतिक सुधार। इसके तहत अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी सोवियत संघ की, उन्होंने कहा कि इसके साथ अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई और अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना को वापस बुला लिया गया। यह जर्मनी के एकीकरण और सहायक हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ये 3 प्रणालियाँ गोर्बाचेव की मुख्य रूप से रहीं: ग्लासनोद अथवा खुलापन, पेरेस्ट्रोइका अथवा पुनर्रचना, राजनीतिक सुधार। ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 5वें बिंदु की, गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियों का विरोध एवं सोवियत संघ का विरोध। पहले बात करेंगे गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियों का क्या विरोध रहा। सोवियत संघ में गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियों के विरोध से वर्ष 1991 में आकस्मिक परिवर्तन हुए। रूसी गणराज्य में बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता। वहाँ केंद्रीकरण नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया गया। मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की क्योंकि वे संघ के साथ रहना चाहते थे। ये सुधार प्रणालियों का विरोध था। सुधार प्रणालियों का विरोध के रूप क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन, जो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे, के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन 3 गणराज्यों के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया। 3 गणराज्य कौन से? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ऐसे गणराज्य सोवियत संघ स्वयं को अलग महसूस कर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रों के एक राष्ट्र का गठन किया। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी जो एकमात्र थी उस समय, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं पूर्व के सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। ये इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब बात करते हैं
छठवें बिंदु की सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहले नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन का एक कारण था कि राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना। जो सोवियत संघ की राजनीतिक संस्थाएं थीं वो कमजोर हो चुकी थी। वे जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थे। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाएं तो कमजोर हुई, सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं भी कमजोर हो गई थी। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती चली गई। तीसरा बिंदु कि जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था की प्रति झुकाव का बढ़ना भी एक विघटन का कारण बना। जनता का झुकाव पश्चिमी अर्थव्यवस्था की ओर चला गया। चौथी बिंदु की बात करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब अपने सुधारों के क्रम में उदारता से कार्य करना, जब अधिक उदारता की तो लोगों की अपेक्षा आकांक्षा बढ़ गई, परंतु जनता की अपेक्षा जब आवश्यकता से अधिक हो गई तो लोगों को इससे आसान लाभ नहीं हो पा रहा था। नंबर 5, गोर्बाचेव जो थे उनका समर्थन भी जनता के बीच में कम होता जा रहा था और जनमत भी 2 भागों में बट गया था। नंबर अंतिम बिंदु, सोवियत संघ की जनता में राष्ट्रवादी भावना व संप्रभुता की इच्छा के उभार ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो सोवियत संघ की जनता थी उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं उभर के आ रही थी और संप्रभुता की इच्छा कि हमारा भी राज्य, उनके अलग अलग गणराज्य थे, वो चाह रहे थे कि हम सब अलग हो जाएं। तो ऐसी संप्रभुता की इच्छा के उभार ने सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मुख्य 6 बिंदु हैं जो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण थे। अभी सोवियत संघ का विघटन के कारण हमने आपको बताए थे। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? राजनीतिक संस्थाएं कमजोर होना, आर्थिक संस्थाएं कमजोर होना, मिखाइल गोर्बाचेव का जनमत का संग्रह कम हो जाना, ये सब कारण थे विघटन के, सोवियत संघ के विघटन के कारण के। अब विघटन के कारण और उसके कुछ परिणाम भी निकल के, वो परिणाम क्या थे उस पर बात करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के निम्न परिणाम प्राप्त। सब नंबर 1, 2 महाशक्तियों के बीच चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। जो शीत युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, वो सोवियत संघ के विघटन के बाद वो शीत युद्ध समाप्त हो गया। नंबर 2 बात करते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति से हथियारों की प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई। जो हथियारों की होड़ थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, किसका प्रभुत्व अधिक है, वो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, तो उनके हथियारों की प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई। तीसरी बात करते हैं, द्विध्रुवता का अंत हो गया। जो पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया, उस द्विध्रुवता का अंत हो गया। इसके साथ ही अमेरिका का बढ़ता वर्चस्व से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी, क्योंकि जब सोवियत संघ टूट गया तो फिर विश्व में केवल एक ध्रुव ही रह गया, वो था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। नंबर 4, सोवियत संघ के विघटन के बाद नए नए देशों का उदय हो गया। ये विघटन के परिणाम कुछ बिंदु हमने आपको बताए कि 2 महाशक्तियों के बीच चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उस विघटन के कारण क्या थे और उस विघटन के परिणाम क्या थे। अब बात करते हैं कि विघटन जब हुआ तो विघटन के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ। विघटन के परिणाम स्वरूप ये हुआ। अब बात करते हैं 7वें बिंदु पर कि सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में किसका उदय हुआ, वो था रूस। 7वां बिंदु, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय और उसके प्रमुख नेता। पहले बात करते हैं रूस का उदय कैसे हुआ। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय था, क्योंकि रूस उस समय भी प्रभुत्व में था, सबसे अधिक गणराज्यों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, उसके संसाधन भी अधिक थे। तो इसके उपरांत जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद में जो सोवियत संघ की सीट थी वो रूस को दे दी गई। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो सोवियत संघ के द्वारा की गई थी, बहुत सारी संधियाँ थी जो उस समय सोवियत संघ के साथ की गई थी, वो सबका उत्तरदायित्व फिर रूस
रूस पर आ गया, क्योंकि रूस को उत्तराधिकार मिला सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकार जब रूस को मिला तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो सोवियत संघ के साथ थी वो सब संधियां फिर रूस के हाथ उत्तरदायित्व आ गया। सोवियत पूर्ववर्ती राज्यों में केवल रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया गया। परमाणु शक्ति संपन्न पहले देश था सोवियत संघ, जब उत्तराधिकार रूस पर आया तो उसका पूरा दर्जा रूस को दे दिया गया। रूस और अमेरिका के मध्य परमाणु निरस्त्रीकरण के तहत कई सारे समझौते हुए, कई सारी संधियां हुई। इस प्रकार उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय हुआ। करते हैं सोवियत संघ के प्रमुख नेता। सोवियत संघ के प्रमुख नेता निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्लादिमीर लेनिन, बड़ा प्रचलित नाम है। इनका जन्म सन 1870 में हुआ और मृत्यु सन 1924 में हुई। इन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की थी। इन्हें वर्ष 1917 की क्रांति के प्रणेता के रूप में माना जाता है। दूसरे जोसेफ स्टालिन, इनका जन्म सन 1879 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1953 में हुई। ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने खेती का बलपूर्वक समूहीकरण करने पर विचार दिया कराया। तीसरी बात करते हैं निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव, इनका जन्म 1894 में हुआ, मृत्यु सन 1971 में हुई। इन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया था। चौथे नेता की बात करते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। इनका जन्म 1906 में हुआ, मृत्यु सन 1982 में हुई। इन्होंने एशिया के लिए बहुत काम किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। और नंबर 5 मिखाइल गोर्बाचेव, जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं, इनका जन्म सन 1931 में हुआ था। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक ये राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसके आधार पर ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने सोवियत संघ में सुधार प्रणालियां जो ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका और दारिद्र्य सुधार, 3 प्रणालियों अपनाने पर विशेष बल दिया था। ये सोवियत संघ के 5 प्रमुख नेताओं का हमने आपको परिचय दिया, इन्हें आप ध्यान से याद करें। बात करते हैं 8वें बिंदु शॉक थेरेपी और उसके परिणाम। पहले बात करेंगे शॉक थेरेपी। शॉक, आप जानते हैं शॉक क्या है? शॉक में धक्का लगना, आघात। थेरेपी उपचार, आघात और उपचार दोनों चीज साथ हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करने से, आघात पहुंचाकर उपचार करने से शॉक थेरेपी का अर्थ है। अब यहाँ क्या अर्थ है इस मुद्दे पर? तो साम्यवादी शासन के पतन के बाद शॉक थेरेपी की प्रक्रिया शुरू की गई। यह प्रक्रिया वर्ष 1990 में अपनाई गई। शॉक थेरेपी का उद्देश्य यह था कि सभी देश, इतने विश्व में देश हैं, सभी अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से अपनाना। उन सबका इस शॉक थेरेपी का काम ये था, ये चाहते थे सभी देश कैसे हो जाएं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को अपनाने वाले हो जाएं। शॉक थेरेपी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी किए हैं। क्या किया गया? नंबर 1 राज्य की संपदा का निजीकरण। जो राज्य की संपदा थी उसका निजीकरण किया गया। नंबर 2 सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। और नंबर 3 मुक्त व्यापार को अपनाने पर बल दिया गया। ये 3 कार्य मुख्य रूप से शॉक थेरेपी के अंतर्गत किए गए। राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदलना और मुक्त व्यापार को अपनाने पर बल। बात करते हैं शॉक थेरेपी की बात। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम प्राप्त हुए? शॉक थेरेपी के निम्न परिणाम प्राप्त हुए। नंबर 1 रूस का जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा वो पूर्ण रूप से हिल गया कंप्लीटली, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में अथवा कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, ये प्रश्न भी बनेगा गैराज सेल क्या है, तो सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता। लगभग 90% जो उद्योग थे रूस के, उनको निजी हाथों में कंपनियों को बेच दिया गया। उस सेल का नाम था गैराज सेल। दूसरी बिंदु की बात करते हैं
क्या परिणाम रहा? तो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में भारी गिरावट आई। जब रूस की मुद्रा का गिरावट आई तो उससे मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ गई। तीसरा, रूस के लगभग 1500 बैंक, इसमें इनकॉम जैसे बैंक भी शामिल थे, वैसे और अन्य वित्तीय संस्थान शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया घोषित हो गए। बहुत बड़ा प्रभाव था शॉक थेरेपी का कि लगभग 1500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया हो गए। नंबर 4, खेती के निजी हाथों में जाने से रूस में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया, जिससे रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। निजीकरण जब हुआ तो निजीकरण के परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब की जो खाई थी, आर्थिक असमानता की खाई और बढ़ती चली गई। अमीर और अधिक अमीर हो गया, गरीब और अधिक गरीब होता चला गया। सोवियत संघ की पुरानी समाज कल्याण की व्यवस्था थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई। नंबर 5 की बात करते हैं। जब असमानता बढ़ रही थी अमीर और गरीब के बीच में, तो उसी में कई देशों में माफिया वर्ग हो गया। माफिया वर्ग होने से उसने जो आर्थिक गतिविधियां थी उसने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। और अंतिम बात करते हैं, राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनना, जिसके कारण संसद अब एक कमजोर संस्था बनकर रह गई थी। ऐसे देश उदाहरण स्वरूप तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि ऐसे देशों में राष्ट्रपति अधिक पावरफुल था संसद की तुलना में। ये मुख्य परिणाम निकले शॉक थेरेपी के। अब बात करते हैं 9वें बिंदु, संघर्ष और तनाव की। संघर्ष और तनाव, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या क्या संघर्ष करने पड़े उनके गणराज्यों को, उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या एवं दागिस्तान, इनमें लंबे समय तक हिंसकवादी आंदोलन चला। तजाकिस्तान, उसमें 10 वर्षों तक गृहयुद्ध रहा। जॉर्जिया के आपस के 2 प्रांत थे, वो स्वतंत्रता के लिए गृहयुद्ध में लिप्त थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में शासन को समाप्त करने के लिए आंदोलन चला। ये संघर्ष और तनाव की स्थिति थी। अब संघर्ष और तनाव था तो उसके कारण क्या थे? संघर्ष और तनाव के कारण चर्चा करते हैं। संघर्ष और तनाव के कारण, संघर्ष और तनाव के मुख्य कारण निम्नलिखित। नंबर 1, मध्य एशियाई गणराज्यों में विशाल पेट्रोलियम संसाधनों का होना। जो मध्य एशियाई गणराज्य थे उनके पास पेट्रोलियम का अपार भंडार थे। ये मुख्य कारण था संघर्ष और तनाव का। दूसरा, अमेरिका द्वारा मध्य एशियाई क्षेत्र को सैनिक संगठन बनाना, जिसे रूस को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रूस की, तीसरी बात करते हैं कि रूस की इच्छा थी कि ये गणराज्य उसके प्रभाव में रहे, जबकि अमेरिका वहाँ पर अपने सैनिक संगठन बना रहा था। चौथी बात करते हैं चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, इनका विभाजन हो गया था। और अंतिम जो कारण था वो खनिज तेल एवं इसी प्रकार के बहुत सारे संसाधन थे, जिनके कारण चीन का भी उस क्षेत्र में प्रवेश करना, ये 5 मुख्य कारण संघर्ष और तनाव के उस समय थे। हम 10वें बिंदु पर बात करते हैं, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना की थी, परंतु इसके रूस के साथ अति घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। इसके प्रमुख बिंदु हम बात करते हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत एवं रूस बहुध्रुवीय विश्व बनाने के पक्ष में थे। दोनों लोग चाहते थे, भारत भी चाहता था, रूस भी, कि बहुध्रुवीय विश्व बने, एक ध्रुवीय विश्व न रहे। दूसरा, रूस में हिंदी फिल्में काफ़ी चलन में। आज भी आप रूस के और गणराज्यों में चले जाएंगे तो आपको वहाँ अमिताभ बच्चन और राज कपूर की फिल्में उनके घर घर में प्रचलित हैं, घर घर में उनके फैंस हैं। तो रूस में और उनके अनेक गणराज्यों में बहुत सारी हिंदी फिल्में और काफ़ी चलन है। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2001 में सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे और भी बहुत सारी संधियां हमारी रूस के साथ हुई थी। रूस के साथ संबंध स्थापित करने भारत को निम्न तथ्यों पर लाभ भी था। नंबर 1, कश्मीर के संबंध पर समर्थन। कश्मीर पर जब भी बात होती थी, रूस हमारे देश का समर्थन करता है। अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट की प्राप्ति भी रूस से हमें हो रही थी।
चीन के संबंधों में संतुलन जो बनाना था उसमें भी रूस का हमारे प्रति लाभ था, और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भी रूस से हमें बहुत लाभ था। तो आज भी हम पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध बहुत मधुर हैं। अब बात करते हैं इस अध्याय की अंतिम बिंदु, भारत और सोवियत संघ। भारत और सोवियत संघ के संबंध मधुर थे, इसके निम्न कारण थे। बात करते पहले कारण आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो एवं विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों में सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों की बहुत सहायता की। भारत में विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो उस विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान सोवियत संघ ने रुपये, जो हमारी भारतीय मुद्रा है, रुपये को माध्यम बनाकर भारत से व्यापार किया। आर्थिक संबंधों को इस प्रकार उन्होंने मजबूती दी। और दूसरी बात करते हैं राजनीतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंध, कश्मीर का जो मामला, जो भारत का सबसे बहुप्रतीक्षित मामला रहता है, उस कश्मीर के मामले पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत का सदैव समर्थन किया है। तीसरी बात करते हैं सैन्य संबंधों की। भारत के साथ सोवियत संघ के सैन्य संबंध बहुत अधिक मजबूत हैं। भारत में सैन्य तकनीक उपलब्ध कराई सोवियत संघ ने, तो सोवियत संघ ने भारत को सैन्य तकनीक उपलब्ध कराने के लिए कई समझौते किए हैं। और अंतिम बात करते हैं सांस्कृतिक संबंधों की। भारतीय संस्कृति, कला एवं हिंदी फिल्में सोवियत संघ में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। भारत में की जो फिल्में हैं वो आज भी सोवियत संघ में सभी गणराज्यों में बहुत प्रचुरता से देखी जाती हैं, पसंद किया जाता है। भारतीय कलाकार वहाँ जाकर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। इस प्रकार भारत और सोवियत संघ के संबंधों की ये व्याख्या है। ये प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अभी आपने 11 बिंदुओं का अध्ययन इसमें किया। द्विध्रुवता, सोवियत संघ प्रणाली, उसकी विशेषताएं, उसके दोष, मिखाइल गोर्बाचोव की सुधार प्रणालियों का विरोध, सोवियत संघ का विघटन, विघटन के आशय, परिणाम, विघटन के कारण, संघर्ष और तनाव, भारत और सोवियत संघ और भारत और रूस के संबंध, ये 11 बिंदुओं का आपने अध्ययन किया। आज हम आपको इस अध्याय की समाप्ति पर गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दे रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को घर पर हल करेंगे। प्रश्न 1, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। प्रश्न नंबर 2, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? प्रश्न नंबर 3, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? प्रश्न नंबर 4, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखें। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।